Hello students, Namaste, how are you? Students, in this video we are going to start a new chapter in 10th class science English medium, and our chapter is chapter 8, that's name is carbon and its compound. तो स्टूडेंट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप लोग कार्बन और उससे फॉर्म होने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। कार्बन से मेनली ऑब्टेन होने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दो सब्सटेंस which forms by the help of carbon are known as organic substance, और जिनमें कार्बन का कोई भी रोल नहीं होता जिन सब्सटेंस को फॉर्म करने में, उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर स्टडी कर रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बिकॉज इन दिस चैप्टर कार्बन इज यूज्ड मोस्टली। इस चैप्टर में आप कार्बन का यूज़ करोगे और कार्बन पर बेसिस ही सब्सटेंस का स्टडी करोगे, इसलिए इसे हम ऑर्गेनिक चैप्टर भी मान सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दोज सब्सटेंस विच आर फॉर्म्स बाय द हेल्प ऑफ कार्बन एटम, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और जो सब्सटेंस कार्बन एटम की हेल्प से या कार्बन एटम्स के द्वारा फॉर्म नहीं होते हैं उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस की हिस्ट्री जान लेते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस। क्या नाम बोल रहा हूँ मैं? बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, और जिस थ्योरी को बोला जाता है स्टूडेंट्स वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। और इन्होंने जो वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था? बर्जीलियस ने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको आप ओनली लिविंग बीइंग से ही ऑब्टेन कर सकते हो। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेबोरेटरी में सिंथेसिस नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुन लो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। वाइटल फोर्स थ्योरी में, वाइटल फोर्स थ्योरी में यही कह रहा हूँ मैं कि बर्जीलियस ने बोला कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओनली लिविंग बीइंग्स, दीज आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। इन सब्सटेंस को केवल लिविंग बीइंग्स यानी कि जीवित प्राणियों से ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप प्राप्त कर सकते हो, आप इनको लेबोरेटरी में फॉर्म नहीं कर सकते। ये वाइटल फोर्स थ्योरी है बर्जीलियस की। बर्जीलियस ने अपनी इस वाइटल फोर्स थ्योरी को दिया, और इस थ्योरी के अप्रॉक्सीमेट लगभग 30 ईयर्स लेटर, ठीक है ना, लगभग 30 ईयर्स लेटर एक और साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट का नेम था स्टूडेंट्स फ्रेडरिक वॉहलर। क्या नाम लिख रहा हूँ मैं? फ्रेडरिक वॉहलर। ये साइंटिस्ट हैं,
और ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव्ड कर दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? डिस्प्रूव्ड कर दिया और बोला कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्रेडरिक वॉलर ने क्या कहा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके ऑब्टेन कर सकते हैं। और वर्जिलियस ने क्या बोला था कि हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ओनली लिविंग बीइंग से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। ये क्या बोल रहे थे? ऑर्गेनिक substance can be obtained by living beings only। ये तो वर्जिलियस बोलते हैं और फ्रेडरिक वॉलर बोलते हैं कि लिविंग बीइंग्स से तो आप ऑब्टेन कर ही लोगे, लेकिन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लैब में भी बना सकते हैं। इन्होंने लैब में बनाने के लिए क्या किया? इन्होंने देखो स्टूडेंट्स, दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ किया। कौन कौन से सब्सटेंस का यूज किया? दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। इन्होंने लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सब्सटेंस कह दो चाहे कंपाउंड्स कह दो, दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए और दो में पहला था अमोनियम साइनेट। एक तो इन्होंने क्या लिया था? अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट नहीं सॉरी सल्फेट। पहला सब्सटेंस लिया था स्टूडेंट्स इन्होंने अमोनियम सल्फेट और दूसरा लिया था पोटेशियम साइनेट। दूसरा सब्सटेंस क्या था? पोटेशियम साइनेट। इन दोनों सब्सटेंस का इन्होंने लेबोरेटरी में यूज़ किया और दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बच्चों देख लो कोई भी कार्बन से बना नहीं है। ये दोनों सब्सटेंस इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये कार्बन से मेड नहीं हैं, तो इनको इनऑर्गेनिक ही तो बोलूँगा मैं। अभी आपको बताया था ना, अगर कार्बन से मेड होते तो क्या बोलता? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलता मैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन करने वाला फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था? फ्रेडरिक वॉलर। कौन था? फ्रेडरिक वॉलर। इन्होंने क्या ऑब्टेन किया? इन दोनों का यूज़ किया और इन दोनों का यूज़ करने के बाद इन्होंने लेबोरेटरी में फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया का सिंथेसिस किया। किसको सिंथेसाइज किया? यूरिया को। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का? NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। वही यूरिया की बात कर रहा हूँ जिसको आप अपने खेतों में खाद की फॉर्म में देते हो, फर्टिलाइजर्स होता है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेडरिक वॉलर ने फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी के अंदर, और जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो वर्जिलियस के अकॉर्डिंग दी गई थी वो डिस्प्रूव्ड हो गई। क्या हो गई? डिस्प्रूव्ड हो गई। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, पहले हम वाइटल फोर्स थ्योरी को नोट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्प्रूव्ड करते हैं और यूरिया को ऑब्टेन किस प्रकार से किया गया उसकी रिएक्शन को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये काम स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो देखो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, वाइटल
फोर्स थ्योरी अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, यहीं पर ध्यान रखना किसने दी थी, ये किसने दी थी, बर्जीलियस ने। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी obtained by living, obtained by living, obtained by नहीं from लिखिए, obtained from the living beings only, living beings या living organism, living organism only, and cannot be synthesized, and cannot be synthesized cannot be synthesized by artificial method, by artificial method in laboratory। ये क्या कहलाई, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात, बर्जीलियस क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको केवल यहाँ पर बर्जीलियस के अकॉर्डिंग तो किससे प्राप्त कर सकते हो, किससे प्राप्त कर सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब देखो इसके पास वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज फेल्ड with discovery of urea from inorganic compounds in laboratory। Vital force theory was failed with discovery of urea from inorganic compound in laboratory by फ्रेडरिक, किसके द्वारा, फ्रेडरिक बॉहलर, फ्रेडरिक बॉहलर। ठीक है ना, यहाँ पर ये फेल हो गई है। अब मैं फ्रेडरिक बॉहलर ने क्या काम किया उसको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो सिंथेसाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनऑर्गेनिक कंपाउंड से संश्लेषण किस प्रकार से हो सकता है उसको मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। अलग से लिख रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर। इन 1828, ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये 1815 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1815। तो इसीलिए तो कह रहा था मैं 15-20 साल बाद, ठीक है ना। इन 1828 वॉलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वॉलर synthesized an organic compound यूरिया। बॉलर ने यूरिया नाम के ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ, by heating a mixture of, किस किस का मिक्सचर लिया था? मैंने अभी बोला, लिखा था ना आपके लिए, मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से थे? अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट, ठीक है ना। इन लेबोरेटरी, कहाँ पर किया ये काम? लेबोरेटरी में। तो फ्रेडरिक बॉलर ने जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर लिया था, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट का, लेबोरेटरी में, और उस मिक्सचर को क्या किया? उसने हीट कर दिया, और हीट करने के बाद उसने क्या ऑब्टेन कर लिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को ऑब्टेन कर लिया। तो देखो इसकी रिएक्शन को चेक करते हैं अब हम, है ना। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लो एक बार, फिर इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको भी मैं नोट करता हूँ, चेक करता हूँ, ठीक है भैया। तो इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। क्या क्या चीज़ ली थी फ्रेडरिक बॉलर ने? अमोनियम सल्फेट। तो देखो अमोनियम सल्फेट लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस पोटेशियम साइनेट KCNO इक्वल टू, इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला, दोनों को जब हीट कर दिया तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट ऑब्टेन हुआ, ठीक है ना। अमोनियम साइनेट, चलो मैं लिख रहा हूँ इनके नाम, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम साइनेट, इसको बोलेंगे अमोनियम साइनेट, इसको बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट, ठीक है ना। सबके नाम लिख दिए फॉर्मूला के अंदर। अब क्या करते देखो, इन्होंने H किया, अब या आप यहाँ पर अमोनियम साइनेट ले लीजिए और इस अमोनियम साइनेट को अगेन हीट कर रहे हैं, यानी कि हीटिंग तो चली रही है उसी रिएक्शन मिक्सचर में, लेकिन उसको मैं अलग से शो कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग ऑब्टेन कर जाओगे क्या? NH2CO NH2 यूरिया।
और ये एक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ये यूरिया क्या है बच्चों, यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह से हमको यहाँ पर यूरिया ऑब्टेन होता है। ठीक है बच्चों भाई, अब देखो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आप लोग जिन चीज़ों को यूज़ करते हो उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं, और किस पर आपकी जो निर्भरता है वो ज़्यादा है, ऑर्गेनिक पे कि इनऑर्गेनिक पे। देखो जितने भी पेट्रोलियम सब्सटेंस हैं या पेट्रोलियम कंपाउंड्स, अब इस पेट्रोलियम कंपाउंड्स में सब आते हैं। देखो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, वैसलीन, चारकोल, कोलतार, कोक। समझ आ रही बात, कोक या कोयला। और देखो कोल, चेयर, सोप, प्लास्टिक, पेपर, सोप, प्लास्टिक, पेपर, डिटर्जेंट, ये सब के सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है ना, रबर, पेंसिल, कुछ भी लिख दो, कोई भी जितने भी रबर सब्सटेंस है वो सभी सभी कितने लिखूं मैं, आप जो भी अपनी आंखें खोलते हो ना इधर उधर, सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जिनका मोस्टली आप यूज़ करते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख रहा हूँ मैं, दोज सब्सटेंस विच आर मेड फ्रॉम कार्बन एटम कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ध्यान रहे तुम्हारे अकमार लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, और देखो द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड कह दें चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दें, इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज known as organic chemistry। कार्बन कंपाउंड का स्टडी आप जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में करते हो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको क्या बोलेंगे आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा ये जो चैप्टर है आपका, ये किसका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और पूरा पूरा चैप्टर बेस्ड है किसके ऊपर, कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है ना, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कार्बन एटम के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखो, कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर। और स्टूडेंट्स इसका एटॉमिक जो मास होता है वो 12 होता है। ठीक है, कार्बन एटम जो होता है स्टूडेंट्स वो 14th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है।
पीरियोडिक टेबल का जो 14 ग्रुप है उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है? कार्बन एटम। ये कार्बन एटम जो होता है, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन एटम पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट से एक्सेस अमाउंट में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि कार्बन फॉर्म्स इन एक्सेस अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन की जो अमाउंट है नेचर में वो कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए बताओ? कार्बन की जो अमाउंट है वो नेचर के अंदर कितना होना चाहिए? बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए या फिर लेस अमाउंट में होना चाहिए या फिर मीडियम में होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स देखो, कार्बन जो एटम है, एलिमेंट है, इसकी जो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड यहाँ पर नेचर के अंदर प्रेजेंट है ना, उनको आप गिन नहीं पाओगे, इतने सारे कंपाउंड से फॉर्म करता है। आप जिस तरफ भी आँख खोलोगे ना, मोस्टली जो कंपाउंड्स आपको दिखाई देंगे वो कार्बन मेड हैं, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा तो आप ये समझ लीजिए जितने भी ट्रीज़ वगैरह हैं, पेड़ पौधे जो भी, यानी कि आप स्वयं, हमारा खुद का जो बॉडी है, सब कार्बन से बने हुए हैं। तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है ना। और भी जो सब्सटेंस हैं वो भी कार्बन से बने हुए हैं। तो इतनी सारे ये कंपाउंड्स फॉर्म करता है नेचर के अंदर, तो इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों में इसकी देखो अमाउंट बता रहा हूँ आपको नेचर में। अमाउंट ऑफ कार्बन इन नेचर, नेचर के अंदर कार्बन एटम की जो अमाउंट है वो कितनी है? देखो 0.03% कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन CO2 फॉर्म। 0.03% कार्बन तो प्रेजेंट होता है CO2 गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर। 0.02% कार्बन एटम प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। और टोटल नेचर के अंदर कार्बन की प्रेजेंस हो गई ये। अच्छा, इतनी कम अमाउंट और इतने ज़्यादा कंपाउंड, ताज्जुब की बात है ना। बहुत छोटी सी अमाउंट, नेचर का 0.05% पार्ट कार्बन का प्रेजेंट है और कंपाउंड 80 से 90% के बीच में कार्बन से बने हैं, जितने भी प्रकृति के अंदर हैं। समझ आ रही है बात? तो इतनी छोटी सी अमाउंट और इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर स्पेशलिटी प्रेजेंट कैसे होती है उसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, अगर कार्बन की हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? 6। और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, बहुत गहराई से समझना मेरी बात को, कितना निकलेगा स्टूडेंट्स? 2n² के हिसाब से 24। और अगर मैं इस एटम का डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये इसकी फर्स्ट सेल और ये इसकी सेकंड सेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और आप लोग समझते हो इस बात को कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। तो कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है।
4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तभी तो 8 हो पाएंगे इसके। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं वैलेंसी बात करूँ तो कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो कितनी हो सकती है, +4 हो सकती है, -4 हो सकती है। इट मीन्स आई कैन से दैट कार्बन एटम इज ए टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ये 4 वैलेंसी इसकी होती है कार्बन एटम की। तो स्टूडेंट्स कार्बन एटम की 4 वैलेंसी को आप इस तरह से डिनोट करोगे। ये इसकी फर्स्ट वैलेंसी, क्योंकि कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से तो शो करेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शो किए जा रहे हैं वो आउटर मोस्ट सेल के हैं, और आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है भैया, ध्यान से चेक कर लेना बड़े गौर से। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं और उससे ये अटैच हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह का कार्बन एटम बॉन्डिंग कर सकता है। तो देखो कार्बन एटम जो है वो 2 टाइप्स के बॉन्ड बनाता है। 2 टाइप्स के बॉन्ड बनाता है स्टूडेंट्स। एक को तो बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको तो बोल रहा हूं मैं सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड बनाता है ये पाई। कार्बन एटम कितने टाइप के बॉन्ड बना सकता है? 2 टाइप्स के, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कौन से हो सकते हैं? अब इसकी यहाँ पर साइज पे चले जाओ थोड़े से। इसकी साइज कैसी है? छोटी है, छोटी साइज है ना, छोटी साइज है। तो इसका जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होंगे, ज़्यादा पास में होंगे तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा, ईजी वे में नहीं छोड़ेगा। छोटी साइज है ना, तो अब ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो नहीं, और कोई भी एलिमेंट इससे बॉन्डिंग करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? स्टेबल होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो ईजी वे में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इसलिए कंपाउंड तुरंत बन जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 टाइप्स के, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर एक खासियत और होती है, ये जो कार्बन एटम होता है इसके अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? कैटेनेशन की। कैटेनेशन का मतलब होता है कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हो सकता है और ये चेन बना सकता है। कार्बन एटम की क्या बना सकता है? चेन बना सकता है। ये चेन बन गई, और इस कार्बन एटम की जो चेन होती है इसमें कार्बन एटम एक दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, ये कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड से अटैच हो सकता है, ये कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड्स अलग अलग ये फॉर्म कर सकता है। तो इतनी सारी स्पेशलिटीज़ कार्बन एटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए कार्बन एटम के जो कंपाउंड्स है वो नेचर में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्बन एटम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको यहाँ पर दी गई है। वैसे कार्बन एटम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको मैं सबको नोट करूँगा, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और नोट भी करूँगा। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, थोड़ा सा आपको पहले टेढ़ा सा लगेगा, थोड़ा सा टेढ़ा सा लगेगा, लेकिन मेरी गारंटी है आप लोगों की समझ में निश्चित आएगा। बिल्कुल धीरे धीरे इस चैप्टर को मैं कराऊंगा, लेकिन प्रत्येक वीडियो को आप गौर से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो ही आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके विद्यार्थियों, ठीक है।